Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2, continuation of third chapter, current electricity. Today whatever topic we are going to discuss, उसमें से काफी सारी चीजें हमने 10th स्टैंडर्ड में की हुई है, बट आज हम उन टॉपिक्स को दूसरे वे से करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर कि हमने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला डिराइव किया था, बट वो पर्टिकुलर फॉर्मूला क्यों आता है, क्या रीजंस है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ऑलरेडी आपने किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज ओम्स लॉ. हम उसके साथ में कंटिन्यू करेंगे. सो ओम्स लॉ करने से पहले अभी जो भी मैं कंडीशन डिस्कस करूंगा आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, उसी से सिमिलर है. तो पहले कंडीशन क्या होता है कि ये कंडक्टर आपने कंसिडर किया, अब होता है आपने पावर सप्लाई अप्लाई किया. सो बेसिकली यू कंसिडर अ कंडीशन जहां पे आपने पावर सप्लाई की वैल्यूज को आप वेरी कर सकते हो. तो एक चीज आपको यह समझना है कि अगर ये V है पोटेंशियल, ठीक है, तो इस एंड पे क्या होगा, V होगा, इस एंड पे हमने 0 ले लिया. ठीक है, एज वी हैव डन कि ये वायर है तो वी विल अज्यूम की पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस प्लेस विल बी 0. यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V, और इस एंड पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0. थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस इज potential difference across the ends of conductor will be what, V in this case. अब हमें क्या करना है, हम ना वैल्यू सेट कर रहे हैं, किसके लिए, करंट की वैल्यू सेट कर रहे हैं. तो जैसे अभी आपको लेना है तो आप इमेजिन करो कि मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एल्यूमिनियम का कंडक्टर है एंड इन दैट आई हैव अप्लाइड पोटेंशियल. सो अब हमें ना करंट ऑब्टेन करना है. तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा टास्क है कि आई वांट टू जस्ट फाइंड मेजर सम करंट. तो जो पहला करंट मैंने मेजर किया वो क्या है, 0.5 एम्पियर है. जो सेकंड करंट उसके अंदर फ्लो करके मींस यू आर हैविंग अ मिलीमीटर एंड ऑल, वो अरेंजमेंट आपने किया हुआ है. तो अब जो दूसरा करंट आपने मेजर किया है वो वैल्यू होगा 1 एम्पियर. जो आपने थर्ड करंट मेजर किया है वो वैल्यू होगा सपोज 1.5 एम्पियर. जो नेक्स्ट करंट आपने मेजर किया है वो होगा 2 एम्पियर. ठीक है, दीज आर द करंट विच वी वांट टू मेजर. अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि इतना करंट फ्लो कराने के लिए हमें कितना पावर सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, थ्रू दिस कंडक्टर आपने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किया. तो व्हाट आर वी फाइंडिंग कि जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है. जब मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो मुझे 0.5 एम्पियर मिला. जब मैंने 2 वोल्ट अप्लाई किया था तब मुझे 1 एम्पियर मिला था. जब मैंने 3 वोल्ट अप्लाई किया था तब मुझे 1.5 एम्पियर मिला था. और जब मैंने 4 वोल्ट अप्लाई किया तब मुझे 2 एम्पियर करंट मिला. ठीक है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, लाइक एल्यूमिनियम के लिए. इस कंडक्टर के थ्रू हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड वी फाउंड कि हमें करंट 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एंड 2 एम्पियर मिला. ठीक है, एक वैल्यू है जस्ट. सो प्रैक्टिकली ऐसे वैल्यूज मिल सकते हैं आपको. सो वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल कौन से मटेरियल को लेके कर रहे हो. ठीक है, वो तो अब यहां पे क्या होता है, अब इन दोनों पार्ट्स को हम रिलेट करेंगे. तो अगर आप बहुत केयरफुली देखते हो तो मैंने पोटेंशियल को क्या किया, इंक्रीज किया है. तो यू आर फाइंडिंग देयर इज इंक्रीज इन करंट आल्सो. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो I है वो किसको है, V को प्रोपोर्शनल. तो I विल इंक्रीज इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज V. तो अगर मैं ओम्स लॉ डिस्कस करता हूं, जनरली लोग ना स्टेटमेंट के बाद आगे बढ़ते, बट मैं पहले ना ड्राइव कर लेता हूं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या डिसाइड देखा कि जो I का वैल्यू वो प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज द I? I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. Capital I is the current flowing through conductor. And what is the V? V is the potential difference across the ends of conductor. Across the ends of conductor. So आप क्या, I proportional to V. अब इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, we will get V proportional to what, I. अब इसको आप इक्वेट करोगे, मतलब प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो you will get some constant value. तो V is equal to constant into what, I. So फाइनली आपको मिला V upon I is equal to some constant. करेक्ट. सो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में एक डेरिवेशन किया था, डिड्यूस ओम्स लॉ. तो डिड्यूस ओम्स लॉ में हमने बताया था ना, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट हो गया था, तो हमने समझ लिया था कि हाँ ये ओम्स लॉ है. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर V अपॉन I का रेशियो अगर आपको ना कांस्टेंट मिलता है तो आपको समझ लेना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ ओनली. अब हमें डिस्कस करना है कांस्टेंट के बारे में. तो व्हाट इज दिस कांस्टेंट? यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, इसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से. कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R. एंड व्हाट डू वी कॉल टू दिस कैपिटल R? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे हमने इक्वेशन को चेंज किया तो क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू कैपिटल R. अब क्वेश्चन ये है
कि ये आर का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ आर क्या है इसका यूनिट, इसको हम लिखते हैं ओम, ओम इसका यूनिट है, ओम इज द यूनिट, और उसका नोटेशन क्या होगा ये, ठीक है। इसको कुछ लोग ओमेगा भी रीड करते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड में लोगों ने इस नोटेशन को यूज किया है, एंड इट्स ओमेगा बेसिकली यू रीड इट एज। सो ये ओम हो गया एंड नाउ वी विल रीड इट एज ओम। सो ये कंडीशन हो गया। तो अब हमको क्या करना, स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, तो स्टेटमेंट आपको यही बताना, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट आई flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across, मतलब ये difference across the ends of conductor, ये potential difference था V minus 0 across the ends of conductor provided physical conditions, temperature, pressure, strain etc. of conductor remains unchanged। जब तक आप टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन और अदर कुछ और पैरामीटर से चेंज नहीं करते हो, और उस टाइम पे जो भी आप करंट ऑब्टेन करते हो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस अप्लाइड एंड्स के उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स किसके ऊपर करता है। अब यहां पे क्या होता है, ये यहां पे क्या फॉर्मूले से आपको एक है बहुत बड़ा मिथ है वो हटना चाहिए। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टेंस द 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है वो क्या है, जो पहला हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि जैसे अभी आपने एल्यूमिनियम लिया तो ये आपको मिल रहा है, हो सकता है शायद अगर आपने कॉपर लिया होता तो आपको जो करंट की वैल्यू थी ना 1 वोल्ट पोटेंशियल पे आपको क्या मिलता, 1 वोल्ट पोटेंशियल पे 1 एम्पियर मिला होता, ये वैल्यू 2 एम्पियर मिला होता, ये वैल्यू 3 एम्पियर मिला होता, ये वैल्यू 4 एम्पियर मिला होता। तो अब इसमें जो समझने वाली बात वो क्या है कि अगर मैं एल्यूमिनियम और स्केलर निकाल रहा हूं, V अपॉन आई की वैल्यू मैंने एल्यूमिनियम और स्केलर निकाला, जहां तक आपको पता V अपॉन आई का वैल्यू इज R, ठीक है। तो V अपॉन आई इन द सेंस यहां पे देखो ये क्या हो गया, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5, देन 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, देन 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5, एंड सिमिलरली यू कैन गो ऑन दिस 4 वोल्ट फॉर 2 एम्पियर, एंड फाइनली ऑल वैल्यू को कैंसिल करने में आपको क्या मिलेगा, 2 ओम। तो एज यू हैव सीन इन द क्वेश्चन कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर सेट के लिए है। बट अगर मान लो इस वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, अब मैंने क्या है कॉपर के लिए किया, मैंने एल्यूमिनियम के लिए किया था, सेम पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, तो अभी मैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई, सो जस्ट आई टेक 1 और 2 वैल्यूज, सो ये 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, देन 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस 2 एम्पियर, सिमिलरली यू कैन गो ऑन, एंड आपको क्या मिलेगा वैल्यू 1 ओम। तो यू कैन सी कि हम ना जो रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, देखो अब हमारा टास्क तो वही है ना, मैंने अप्लाई तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ही किया, उसके हिसाब से करंट मुझे 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी मिल रहा था वो दोनों केस में कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहां पे वैसा नहीं है। क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने मटेरियल चेंज कर दिया है, तो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ करंट चेंज्ड। तो V और I के वजह से हमको यह मिल रहा है, बट डजंट मीन दैट V एंड I आर कीपिंग कंट्रोल ऑन दैट। उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रखा है, रेजिस्टेंस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। आपने मटेरियल चेंज कर दिया ना, एल्यूमिनियम के बाद आपने कॉपर यूज किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, नेचर चेंज हो गया। जो दूसरा पार्ट है जिसपे वो डिपेंड करता है वो है डायमेंशंस, ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशंस में क्या है, डायमेंशंस में 2 है, एक तो आपको लेना लेंथ, एंड जो सेकंड है वो क्या है, एरिया। ये 2 डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो हो गया टेम्परेचर। तो अगर आप ना टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। एज यू कैन सी दिस इज द बेसिक कंडीशन कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मुंबई में सपोज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और टेम्परेचर की वैल्यू जो अभी रूम टेम्परेचर है दैट इज व्हाट 30 डिग्री सेल्सियस। मे बी आप सेम सेटअप सारी चीजें वही रखते हो, सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हो, सेम मटेरियल यूज करते हो, बट अगर मान लो आप ऐसे जगह पे वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहां पे टेम्परेचर ना 5 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता चलेगा कि जो रीडिंग आपको पहले मिला था वो रीडिंग अब नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना वो ये है कि इन चीजों का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर दिस कंडीशन, इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर दिस कंडीशन, तो मुझे मिलता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो अब आपने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एक नहीं हम दो ग्राफ ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। एक है V वर्सेस I एंड जो सेकेंड ग्राफ है वो होगा I वर्सेस V। सो वी आर टेकिंग टू ग्राफ्स, और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ये V वर्सेस I ग्राफ है, ये दूसरा क्या है I वर्सेस V ग्राफ है। तो सब तो ये वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करोगे तो भी क्या होगा, आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। आपको दोनों केस में मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एक जो पॉइंट है आपने अब तक समझाया है वो क्या है, स्लोप का। तो स्लोप के कंडीशन में क्या होता है, अगर इफ आई एम टॉकिंग द स्लोप, तो स्लोप एक्चुअल में होता है ना y एक्सिस का जो क्वांटिटी है वो ले लो न्यूमरेटर में, एंड जो x एक्सिस की क्वांटिटी है वो ले लो डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब हम इसको ना इस पॉइंट के इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इज v, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इज व्हाट i, v अपॉन i किसका वैल्यू है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया ना, v अपॉन i इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R, और ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप का वैल्यू इज व्हाट R। तो अगर मेरे पास v वर्सेस I ग्राफ है, तो मुझे अगर उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आई विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। स्लोप के लिए क्या करना है, आपको कोई दो पॉइंट लेना है, उसका x1 एंड y1 वाला वैल्यू ले लो यहां पे, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट मुझे क्या देगा, x1 y1, और ये वैल्यू देगा मुझे x2 y2, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में या जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो इस रीजन को, ठीक है। आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर ग्राफ उल्टा होगा तो क्या होगा, I वर्सेस अगर V ग्राफ है, तो I वर्सेस V ग्राफ के हिसाब से अगर मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट लेता हूं ना, इफ आई एम टेकिंग द स्लोप का कॉन्सेप्ट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे है I और x एक्सिस पे क्या है V। तो यहां पे आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर पार्ट, तो अगर मैं इसको I अपॉन V करूंगा तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 अपॉन R, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R। इस ग्राफ में जो स्लोप होगा ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो जो भी स्लोप होगा उसको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस केस में। तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। सो ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर ग्राफ हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस डायरेक्टली बाय यूजिंग स्लोप। यहां पे क्या स्लोप निकालोगे उसको रेसिप्रोकेट करोगे तब जाके आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। सो विल डू वन क्वेश्चन इन बोथ केसेस, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या करना है। ये पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और जो बात हमको समझना आता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस एंड टेम्परेचर, ये तीन कंडीशंस है। अब V और I पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि V और I पे डिपेंड नहीं करता। V और I से आप V को चेंज करके आप I की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज रेजिस्टेंस उस कंडीशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो अब अगर यहां पे ग्राफ दिया इन्होंने, ग्राफ में क्या मेंशन कर रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है किसमें रेजिस्टेंस ग्रेटर है, विच केस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे मैंने कंडीशन दिया हुआ है कि ये कोई ग्राफ है A एंड B ग्राफ, ठीक है। सो क्वेश्चन है विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको ग्रेटर रेजिस्टेंस चेक करना है। तो कंडीशन क्या होगा, A ग्राफ है B ग्राफ है, सिमिलरली यहां पे मैंने क्या ले लिया, P एंड Q ग्राफ ले लिया, फाइन। तो इस क्वेश्चन में मैं पहले देखता हूं स्लोप किसका ज्यादा है, तो किसका एंगल ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो A का एंगल ज्यादा है। तो स्लोप ऑफ A एंड स्लोप ऑफ B मैंने ले लिया, तो किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप A का ज्यादा है। तो जैसा हमने इस ग्राफ में लिया ना V वर्सेस I ग्राफ, फॉर V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है। व्हाट इज द क्राइटेरिया V वर्सेस I ग्राफ में, V वर्सेस I ग्राफ में आपको पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, स्लोप इज इक्वल टू R। यहां पे आप क्या करोगे, देयरफॉर रेजिस्टेंस फॉर A एंड रेजिस्टेंस फॉर B, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस B। अब सिमिलरली अगर मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट ले लिया, तो अब मैं यहां पे करेक्शन कर देता हूं, देयर इज नो नीड टू राइट अगेन। सो अब क्या होता है कि यहां पे मैंने क्या किया, स्लोप क्या ले लिया, Q और स्लोप P, करेक्ट ना। किसका स्लोप ज्यादा है, Q का स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू P, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस Q होगा और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस P होगा। कौन सा ग्रेटर रिलेशन है वो देखते हैं। और ग्राफ कौन सा है, I वर्सेस V ग्राफ में जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है, 1 अपॉन R होता है, मतलब रेसिप्रोकल।
तो इसमें स्लोप Q का ग्रेटर है इन कंपेयर टू P, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस P का ग्रेटर होगा इन कंपेयर टू Q। जो अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो इसके पहले भी हमने कंडीशन लिया था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर है। जो पहला है वह है नेचर ऑफ मटेरियल, जो दूसरा है डायमेंशन और तीसरा है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो एक सेपरेट कंडीशन है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं यहां पे देख लो, जैसे अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता है, ऑफर्स रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या करता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को कैसे अपोज करता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या इट एक्ट्स एज ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जो रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअल में ना रेजिस्टेंस कोई क्वांटिटी है या कोई एक्टिविटी है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने ना पहले किया हुआ था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल के टाइम पे, कि जैसे अभी ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर पहले क्या होता है, एक एटम होता है, फिर उसमें से पॉजिटिव चार्ज हो गया, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बराबर। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक तो क्या होता है, ये खुद की थर्मल वेलोसिटी से कहीं जा रहा होता है, बराबर, वो थर्मल वेलोसिटी से कहीं पे जा रहा है। फिर हमने क्या किया, उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये ड्रिफ्ट होता है। मान लो यहां पे चला गया, ठीक है, ड्रिफ्ट होके यहां पे आ गया, बराबर। जैसे यहां पहुंचेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल कोलाइड विद अनदर आयन, कोई आयन है उससे कोलाइड हो गया, या हो सकता है इट विल कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे वो कोलाइड होता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो अब नॉर्मली क्या होता कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके डायरेक्टली ये टर्मिनल से बाहर आ जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से यहां आ जाता तो कोई इशू नहीं होता। एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करेक्ट। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो NE अपॉन टी। तो ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन जो टाइम वो ले रहा है ना, वो क्या हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो करंट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है ना, कोलाइड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स में जो होता है ना डिले होता है, फ्लो में जो होता है, जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम तो ऐसे देख रहे हैं ना कि इस एंड से इस एंड तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम के बेसिस पे हम करंट को डिटरमाइन करेंगे। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपको देखना, ठीक है। सो उस बेसिस पे आपने करंट को डिटरमाइन किया, बट जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना कम करंट आपको मिलेगा। तो अब यहां पे देख लो, जो रेजिस्टेंस होता है इट्स अपोजिट फ्लो ऑफ करंट, या इट एक्ट्स एज अ ऑब्स्टिकल इन फ्लो ऑफ चार्ज, इन फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन उतना ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज पार्टिकल्स विल फ्लो वेरी स्लोली, और करंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड इट विल रिप्रेजेंट दैट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई और रेजिस्टेंस इज मोर। तो अब यहां पे जो पॉइंट मैं नोट कर सकता हूं वो क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ये की पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस जो है ना, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब जितना ज्यादा कोलिजन्स होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये अब हमारे अगले पॉइंट को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। तो हमने लिया है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो जो पहला फैक्टर है ना, फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, फर्स्ट फैक्टर हमको पता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल का, ऑफ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके नेचर को हमें कंसिडर करना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। अब डायमेंशंस में भी कौन कौन से पॉइंट है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो डायमेंशन में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, लेंथ। जो डायमेंशन में दूसरा पॉइंट है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द सेंस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ यू कैन सी। अब इनको हमें रिलेट करना है इस कंडीशन के हिसाब से, तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट दिस रेजिस्टेंस। तो यू कैन सी ना कि अगर मान लो, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर ये डबल कर दिया फॉर एग्जांपल, आई हैव एडेड ए लेंथ इन दैट, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन। तो नंबर ऑफ कोलिजन को पहले देखते हैं। जब यहां तक वो आ रहा था तो नंबर ऑफ कोलिजन 15 थे फॉर एग्जांपल।
अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना. नाउ देयर फर्दर इट विल गेट चांस टू कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन और अनदर आयंस. सो यहां पे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं. तो उस बेसिस में मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर. क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी ये कंडक्टर ले लिया यहां पे, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने इंक्रीज कर दिया, ये इंडिविजुअल कोई कंडीशन ले लो ऐसे. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, देखो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ना कम हो जाते हैं. क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्यों कम होते हैं, जैसे कि अभी आप मान लो यहां से पावर सप्लाई आपने दिया है V, तो जो V है ना, V की टेंडेंसी है टू फोर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो नंबर्स होगा ना, भले ये कंडक्टर या ये दोनों को आपने ऐसे लिया, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कॉमन होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस में सेम होगा. बट यहां पे क्या होगा कि इस केस में जो भी कोलिजन हो रहा था, तो ये डबल होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन A. तो यहां पे क्या होगा, R इज इक्वल टू कोई आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट इनटू L अपॉन A. एंड व्हाट इज द कांस्टेंट ओवर हियर, यहां पे जो कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, कांस्टेंट को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी कॉल इट एज रेजिस्टिविटी. इसको हम रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है. तो फाइनली R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A. ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है. रो इज अ रेजिस्टिविटी. अब क्वेश्चन ये है कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है. तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी के ना दो चीजें हैं. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, ये पॉइंट आप समझ लो बहुत जरूरी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दो कंडीशन है इसके, इसमें से दो कंडीशन तो इसके कॉमन है. कौन से दो कंडीशन कॉमन है, पहला जो हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. जो दूसरा है वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है. जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता. आप कोई वायर लाइक कॉपर का वायर आपने ले लिया, कॉपर के वायर को आप कट करो, उसको ना डबल कर दो, जैसे भी करना है कुछ भी करो आप, लेकिन कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ना वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. कब तक फिक्स रहेगी, जब तक आप ना उस मटेरियल को चेंज नहीं करो. मैं कॉपर की जगह अगर एल्यूमिनियम ले लिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, या अगर मुझे कॉपर ही रखना पर उसकी रेजिस्टिविटी चेंज करनी है तो आई नीड टू चेंज इट्स टेम्परेचर. तो कैसे टेम्परेचर की वजह से ये चेंज होगा, क्या होगा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे. बट फॉर राइट नाउ मैं ये नेचर ऑफ मटेरियल वाले को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि नेचर ऑफ मटेरियल वाले के लिए अगर आप कंसिडर करते हो तो नेचर ऑफ मटेरियल वाले में क्या होता है कि जैसे हमने फॉर्मूला लिया था कि हमने लिया था ना कि इसके पहले एल्यूमिनियम और कॉपर लिया था. तो लाइक अगर मैंने लिया R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A है ना, यहां पे R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A है. एज यू सॉ इन द प्रीवियस था, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि जो रेजिस्टेंस कॉपर का है और जो रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का है दैट वाज नॉट सेम, करेक्ट. तो अब ना जो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल, वो देखना है आपको कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसे रिलेटेड है. तो मान लो कि ये L और A दोनों के लिए हमने सेम रखा, मतलब सेम लेंथ का मैंने कॉपर वायर लिया, सेम लेंथ का एल्यूमिनियम वायर लिया और दोनों में हमने सेम अमाउंट फ्लो कराया होगा, जो भी है. हमको रेजिस्टेंस अलग मिला. क्यों रेजिस्टेंस अलग मिला, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है कॉपर के लिए और ये जो वैल्यू है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए. तो अब ना ये दो क्वांटिटी सेम है दोनों केस में, फिर भी रेजिस्टेंस डिफरेंट. इसका मतलब क्या होगा, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो ये रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है. और दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर. टेम्परेचर वाला हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. जो क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा शायद, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस काफी बार ऐसे पूछे हुए हैं, तो डेफिनेटली यू हैव डन. सो मैं फिर भी इनको रिपीट कर देता हूं और विल ट्राई टू सॉल्व. इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है what will be effect on the new resistance, what will be effect on new resistance if a wire is stretched twice of its original length. मतलब एक वायर है, उस वायर को हमने ओरिजिनल लेंथ का 3 टाइम स्ट्रेच कर दिया है, यू विल स्ट्रेच इट. सो नए रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम पहले अज्यूम करते हैं. मैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्विंग. सो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल R बी ओरिजिनल, ठीक है.
कैपिटल आर भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस। किसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा? ऑफ वायर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो फॉर्मूला होता है ना अपने रेजिस्टिविटी वगैरह के हिसाब से, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो होगा, मान लो लेंथ एल होगा, उसका एरिया ए रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, इन्होंने क्या किया ना, लेंथ को थ्राइस कर दिया, लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम। तो जो एल डैश होगा ना, नया जो लेंथ होगा वो क्या होगा? 3 टाइम्स होगा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब में क्या होता है यहां पे एक चीज जो कंडीशन आपको जानना है वो क्या है कि ये नोट है, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वायर विल रिमेन सेम। करेक्ट, जो वॉल्यूम है ये चेंज नहीं होगा। तो अब अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरे पास 2 कंडीशन हो गया, एक तो हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम और एक हो गया नया वॉल्यूम। यहां पे न्यू वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने ना लास्ट क्लास में भी किया था कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है ना, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, नया एरिया ए डैश होगा, नया लेंथ एल डैश होगा, पहले का एरिया ए होगा और पहले का लेंथ एल होगा। ठीक है, सो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए डैश की वैल्यू ए रहेगी, बट एल डैश की वैल्यू क्या हो गया? 3l हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटू एल, तो यहाँ पे एल और एल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी a बाय 3। सो अब ना यहाँ पे एक चीज जो आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे एक नोट के हिसाब से आप साइड में भी लिख लोगे तो बेहतर है मेरे हिसाब से, कि जो होता है ना कि इफ L इंक्रीजेस और डिक्रीजेस x टाइम्स, तो क्या होगा? A डिक्रीजेस और increases 1/x टाइम्स। ठीक है, देख सकते हो कि ये क्या होगा? 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? 1/3 टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये रूल है। ठीक है, तो अब चीजें ना काफी सिंपल हो गई। अब देख लेते हैं यहां पे, तो अब जो नया हमारा रेजिस्टेंस होगा हमने इमेजिन किया कि जो नया रेजिस्टेंस है, ये देखो पहले रेजिस्टिविटी वही रहेगा क्योंकि मटेरियल आपने चेंज नहीं किया। नया लेंथ एल डैश होगा, एरिया भी उसका चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो ये नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, रो विल रिमेन रो। एल डैश का वैल्यू क्या है? 3l है, और ए डैश का वैल्यू क्या है? a/3 है। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करोगे, ये क्या होगा? 3 ऊपर जाएगा, तो 3 3 हो गया 9, 9 इंटू रो इंटू एल बाय ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू इज इन इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट? तो जो सॉरी आर डैश की वैल्यू है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रख लेना कि एफ एल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस x टाइम्स। ठीक है, किसी ओरिजिनल वैल्यू का, तो जो a डिक्रीजेस होगा, मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो a विल डिक्रीज, और अगर l इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो a होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने? व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अ 4 ohm वायर इफ द वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। ठीक है, सो इसके लिए कंडीशन वैसे ही होगा जैसा हमने अब तक डिस्कस किया था कि ये जैसे, चलो ठीक है, कि हमने मान लिया कि आर बी द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो आर का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 4 ओम होगा, बट अभी मैं 4 ओम नहीं रख रहा हूं, तो हम एंड में रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ अ वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। अब क्वेश्चन ये है कि हमको फाइंड आउट करना है नया वाला कंडीशन। तो नए कंडीशन में क्या होगा ना कि अगर डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि अगर वायर ऐसे है, ठीक है, डबल ऑन इटसेल्फ मतलब वायर को आपने डबल कर दिया ऐसे, जैसे ये लेंथ एल है, तो डबल ऑन इटसेल्फ मतलब आप ऐसे फोल्ड करके रख लेते हो, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर मान लो ना लेंथ हाफ हो गया तो उसका 1 टाइम्स क्या होगा? एरिया होगा। तो यहां पे अगर मैं कंडीशन लेता हूं तो क्या हो गया कि सिंस जो एल डैश की वैल्यू क्या होगी? होगा l/2 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है,
सो अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, नया रेजिस्टेंस विल बी आर डैश, ये रो हो गया, ये हो गया एल डैश अपॉन ए डैश। अब हम वैल्यूज ले लेते हैं। आर डैश इक्वल टू रो, एल डैश की वैल्यू क्या होगी, एल बाई 2 हो गई, ए डैश का वैल्यू क्या होगा, 2a होगा। व्हेन यू सिंप्लीफाई फर्दर यू विल गेट इट रो एल बाय 4a। तो यहाँ पे एल बाय 4a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 4 ना, ये वैल्यू किसका है, आर का है, बट आर का वैल्यू कितना है 4 ओम है, 4 अपॉन 4 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ओम। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को भी हम इसी पैरामीटर पे सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर इफ वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट का क्या होगा, तो लेट आर बी द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय 4। अब ये क्या बोल रहे हैं ना, वायर को कट किया है इन्होंने, वायर इज कट, तो वायर को कट किया तो क्या होगा, व्हेन वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट का निकाला है ना, तो मान लो ये जो एक्चुअल लेंथ ऐसे रहा होगा, ठीक है, नाउ इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो पर्टिकुलर पार्ट इसका लेंथ क्या होगा, एल बाई 2 होगा, बट क्रॉस सेक्शन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो तो सेम रहेगा, दैट विल रिमेन ए। तो यहां पे सिर्फ लेंथ चेंज होगा, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा रो होगा, इट्स एल बाय 2 नहीं, एल बाय 5, एल बाय 5 होगा अपॉन क्या होगा, ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन 5a, जहां पे रो अपॉन एल की वैल्यू क्या है, रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेक्ट, व्हाट डू वी गेट, न्यू रेजिस्टेंस विल बी आर अपॉन 5। जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा वो 5 टाइम्स का हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 5 टाइम्स लेस हो जाएगा इन कंपेयर टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो या फोल्ड करते हो ऑन इटसेल्फ और ऑन की जगह पे ओवर इटसेल्फ, ठीक है, मतलब फोल्ड करके डबल ट्रिपल टाइम जैसे भी, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि आपको एक टेक्निक है, आर डैश इज इक्वल टू, ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया, एन स्क्वायर इंटू आर, आर इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब एन क्या होता है, एन इज द फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो पहले लेंथ रहा होगा, जो नया लेंथ होगा वो लेना है, अब जो पहले लेंथ रहा होगा उसका रेशियो निकालोगे, जो भी वैल्यू आपको मिले, ठीक है। तो अभी हम ना क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले पार्ट को अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना उसको ना नाइदर यू आर कंप्रेसिंग नॉर यू आर स्ट्रेचिंग, आप उसको ना कंप्रेस कर रहे हो ना तो स्ट्रेच कर रहे हो, उसको फोल्ड भी नहीं कर रहे हो। तो इस वाले का आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 9R और इसका आंसर आया था 1 ओम, ठीक है, 9R ओम आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि हमको वो आंसर मिलता नहीं मिलता। तो पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो पहले मेरा क्या है, एन का टास्क निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो ओरिजिनल जो नया लेंथ है क्या होगा, न्यू लेंथ जो होगा ना वो 3 टाइम्स होगा ओरिजिनल लेंथ, तो एन का वैल्यू क्या है, ये है फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ की वैल्यू तो एन है, फाइनल लेंथ की वैल्यू क्या है 3 है, कैंसिलेशन ऑफ वैल्यू का हो गया 3 हो गया, करेक्ट। ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाए, तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स। तो आर डैश का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर इंटू आर, एन की वैल्यू क्या है अभी 3 है, तो 3 रेज टू 2 इंटू क्या है आर, तो फाइनली क्या हो जाएगा 9 इंटू आर। ये फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, ये सेकंड क्वेश्चन अगर वो हिसाब से, तो सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेकंड वाले के लिए भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या हो गया ना, लेंथ को जब भी उसको आप व्हेन डबल ऑन इटसेल्फ, डबल ऑन इटसेल्फ मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बराबर। तो जो एन की वैल्यू वो क्या होगा, एन की वैल्यू होगी ना एल एफ अपॉन एल आई, एल एफ का वैल्यू क्या एल बाई 2 अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जो नया रेजिस्टेंस क्या है आर डैश, ये क्या होगा एन स्क्वायर इंटू आर, सॉरी ये एल की वैल्यू कैंसिल हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो वो हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो एन का वैल्यू का 1 अपॉन 2 रेज टू 2 इंटू आर, सो फाइनली वैल्यू का 1 अपॉन 4 इंटू आर। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, तो 1 अपॉन 4 इंटू 4, आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गोइंग टू गेट इट एज 1 ओम। सो ये ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हो, काफी जगह पे आपको ये यूज होगा। ये टॉपिक और ये डेरिवेशन मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में किया हुआ इस चैप्टर के। एक्चुअली रूल के हिसाब से ये अब आना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा पहले डिराइव कर लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिलेशन करंट और वेलोसिटी का डिराइव किया था, तो आई थॉट
कि 10th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, तो उस बेसिस पे मैंने डेरिवेशन वहां कर लिया। बट अभी मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है थोड़ी, किसी रीजन की वजह से, आप समझ जाओगे क्यों मैं वापस से करा रहा हूं। सो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। सो करंट आई इज इक्वल टू ड्रिप वेलोसिटी, हमने क्या ये रिलेशन क्या था, अ न्यूली वेड, है ना, इस तरीके से हमने याद किया था, या नहीं तो नीव करके भी हमने याद किया था, नीव डी। अब जिस पैटर्न से याद रखना वो आपके ऊपर है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास किसका फॉर्मूला पता है हमको, हमारा मेन टास्क है डिड्यूस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने शो कर दिया कि पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर जो होता है वो अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर अगर कांस्टेंट है, तो मतलब ओम्स लॉ आपने डिड्यूस कर दिया है। सो अब यहां पे क्या किया हमने ना, ये किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमको क्या मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके लिए हमने याद किया था टीम टाउ कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एन, उस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आई इज इक्वल टू, ये हो गया एरिया हो गया, ये नंबर, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम, ये स्मॉल ई हो गया, और जो वीडी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल ई हो गया, कैपिटल ई हो गया, टाउ हो गया, अपॉन क्या हो गया, ये स्मॉल एम हो गया। ठीक है, अब इन पूरी वैल्यूज में क्या करना, अब हमें ना वापस से इनकी वैल्यू रखनी है। तो कैपिटल आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, आई को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको ना फॉर्मूले में वो चाहिए। तो इसमें कौन सा टर्म है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है वैल्यू जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन दिस लेंथ। सो जो पोटेंशियल होता है ना वो ड्रॉप हो रहा है, सॉरी ये पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा ना, ड्रॉप होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। जैसे लेंथ इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस हिसाब से आपको E इज इक्वल टू V अपॉन L मिला यहाँ पे। सो अब इस कंडीशन में E की वैल्यू रखनी है, बाकी सारा क्या हो गया, यहाँ पे A का वैल्यू A होगा, N का वैल्यू N होगा, E स्क्वायर हो गया, ये टाउ हो गया, अपॉन क्या होगा, ये M हो गया। हमने क्या किया, कैपिटल E की वैल्यू रखी है, कैपिटल E की वैल्यू का V बाय L है, तो अब उस हिसाब से हमने V अपॉन V को वही रहने दिया, I को उसके डिनोमिनेटर में लेके गए, तो ये रेशियो हो गया V अपॉन I। और इस साइड क्या मिलेगा हमको, ML अपॉन, तो जैसे मैंने बताया था A मिला आपको N E स्क्वायर और ये टाउ मिला है, तो इसको याद करने के लिए ठीक है चलेगा। तो इसको याद करने के लिए हमने एक टेक्निक क्या लिया था, ये माय लीडर, आप उस जगह से देख लेना फर्स्ट वीडियो से, नीटा, माय लीडर नीटा, तो NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, अब यहां पे क्या, मास कांस्टेंट है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा, नंबर डेंसिटी जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा, करेक्ट ना। ये कांस्टेंट होगा मतलब ना टेम्परेचर बढ़ने के बाद बहुत माइन्यूट चेंज होता है, वेरी लिटिल चेंज, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट एवर वैल्यू वी आर हैविंग। सो E स्क्वायर, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो गया। रिलैक्सेशन टाइम, ये एरिया कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम आपका चेंज हो सकता है, ये कब चेंज होगा, क्यों चेंज होगा वो हम देखना है। यहाँ पर ये दो क्वांटिटीज है जो चेंज हो सकते हैं, बट राइट नाउ ये यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट नाउ ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट, ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो ये जब सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, V अपॉन I का वैल्यू मिल गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस ओम्स लॉ डिड्यूस्ड। ठीक है, हेंस ओम्स लॉ ओम्स लॉ डिड्यूस्ड। ठीक है, आपने ओम्स लॉ डिड्यूस कर दिया यहाँ पे। अब इसको अगर आपको लेना है तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो एक्चुअल ओम्स लॉ है, तो वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, सो अकॉर्डिंग टू लॉ, कौन सा लॉ, हम तो ओम्स लॉ ही डिड्यूस करें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, V अपॉन I का वैल्यू किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप रिलेट करोगे 1 एंड 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, हमको R की वैल्यू मिलती है, R इज इक्वल टू माय लीडर नीता, NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, अब एक और चीज होती है यहां पे निकाला था, अब हमको एक और चीज डिराइव करना, दैट इज द रेजिस्टिविटी। काफी सारा डिटेल मैंने उस लेक्चर में दिया हुआ है कि कहां पे क्या किसका क्या मतलब होता है, बट अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ R का नोटेशन ऑप्टेन कर रहा हूं रेजिस्टिविटी का। तो R का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, रो इंटू L बाय A है, करेक्ट। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो ये रो इंटू L बाय A हो गया, यहां पे क्या होगा, माय लीडर नीटा। ठीक है, उसमें क्या होगा, L और L की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, A और A कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली विल गेट इट एज रेजिस्टिविटी। आपको क्या मिलेगा, मेडिकल एग्जाम के लिए आपको एंट्रेंस देना है इसका नीट का। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लोगे।
तो एज आई सेड नाउ, दीज टेक्निक्स आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे. इज दैट क्लियर? सो अब हमें क्या करना है, इन दो फॉर्मूलेस की हमें रिक्वायरमेंट है. तो जो पहला फॉर्मूला है क्या है, माई लीडर नीटा, ये फॉर्मूला हमें बहुत ध्यान से समझना है. और दूसरा जो है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मेडिकल के लिए क्या चाहिए, नीट एग्जाम. ठीक है, जहां पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रो क्या है, रेजिस्टिविटी है. ठीक है, जो भी कंडक्टर यूज किया है. एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो आपने कर सका करंट कैरियर जो भी होगा. ठीक है, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर. ये सारी चीजें कंडक्टर के लिए है. ठीक है, और फिर उसके बाद एन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम. ठीक है, ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है, जो टाउ हो गया ना, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम, इस पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है. रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा ये वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, अब यहां पे एक क्वांटिटी और बच जा रही है, दैट इज कैपिटल ए. तो कैपिटल ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, अब जो इसमें नोटिस करने वाली बात है ना, कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो कौन सी क्वांटिटीज ना सेम रहेंगी और कौन सी क्वांटिटी चेंज हो सकती है. देखो, टेम्परेचर चेंज करने से ना जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो तो चेंज नहीं होगा, जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी चेंज नहीं होगा, और जो एरिया है ना ये भी चेंज नहीं होगा. टेम्परेचर चेंज करने से जो चेंज होगा वो क्या हो सकता है, वो एन होगा और वो टाउ होगा. अब कैसे कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, वही चीज अब हमें अगले टॉपिक में डिस्कस करना है. अब अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. जो आप नोटिस कर सकते हो यहां पे वो ये है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला काफी क्लोज है, एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी में नहीं है, बिकॉज इन दो चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है. तो कभी कभी एग्जाम में होता है ना कि कोई कंडक्टर है, उसका ना कोई पैरामीटर वगैरह चेंज करता है, लेंथ चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, फिर पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो आप बताते हो कि उसका रेजिस्टेंस जो भी ड्राइव करके निकाला आपने वो मिलेगा आपको, बट आप बता दो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ और एरिया पे. वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्लस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ कंडक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हमें नोटिस करने की बात है कि जो एन का वैल्यू है ना, ये एन का वैल्यू चेंज होगा और टाउ का वैल्यू, ये दो वैल्यू चेंज होंगे. ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन टास्क है ना, एन की वैल्यू पे हमारा मेन टास्क है टाउ पे. तो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम. अभी रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मान लो कि जैसे अभी एक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, दिस इज द कंडक्टर, फाइन. अब इस कंडक्टर में जैसे यहाँ पे आयंस है, ठीक है, फिर ये आयंस, बहुत सारे आयंस है ना, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के फ्री हो गए रहेंगे. अब क्या होता है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है. फॉर व्हाट रीजन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, उसकी खुद की थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो उधर जा रहा है, बराबर. अब वो थर्मल वेलोसिटी, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करता है इस डायरेक्शन में. फिर इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है. कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि वो स्टॉप होकर जीरो हो जाएगा उसका वेलोसिटी. अगेन इट विल गेन दिस, इट विल गेन थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी के बाद अगेन वो एक्सेलरेशन की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होगा. दैट विल कीप हैपनिंग. अब ना प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है. तो जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं ना, तो फर्क ये पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन अब ना नॉर्मली जो भी है उसका थोड़ा सा थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगा. पहला पॉइंट तो ये होगा, उसका थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगा. थर्मल वेलोसिटी क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आपने एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, ये पहला पॉइंट. उस एनर्जी की वजह से एक तो होता है इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे ऑसिलेट होने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे बढ़ता है प्लस ऑसिलेट भी होता है. एक तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ गया, वो हो गया, प्लस उसका ऑसिलेशन भी बढ़ जाएगा. एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन टू आयंस,
जैसे कि ना मास ज्यादा होने की वजह से बिकॉज हैवियर एलिमेंट, तो आयंस जो है ना ये यहीं पे रह जाते हैं। बट आप जब एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये आयंस भी ना ट्राई करते हैं मूव करने के लिए, बट दे विल नॉट बी एबल टू मूव बिकॉज दे आर वेरी हैवी। तो वो क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये अप एंड डाउन ऐसे ऑसिलेट होंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था ना, समझो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ गया। तो मान लो अगर यहां पे आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, करेक्ट। अब ये पॉजिटिव आयन पे इलेक्ट्रॉन पहले समझो कि अगर ना वो 0.01 सेकंड लेता था, पहले 0.01 सेकंड स्टार्टिंग में लेता था, पहले जो भी टेम्परेचर रहा हो। अब क्या हो गया कि ना स्पीड बढ़ने की वजह से इट विल कोलाइड इट लिटिल फास्टर। अब इसका कोलिजन का जो टाइमिंग होगा और भी पहले होगा, 0.01 हो सकता है शायद, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें। सो क्योंकि ना उसका थर्मल वेलोसिटी बढ़ गया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी गिवन टू दिस, और टेम्परेचर बढ़ गया रहेगा उसकी वजह से। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा क्या हो गया कि जब ये आगे बढ़ा था, हो सकता है ना शायद ये साइड से निकलने की कोशिश करे, लेकिन अब ये जो है ना, पहले आयन यहां पे था, अब वो आयन ना ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो अब कोलाइड होने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो क्या होगा कि ये जो आयंस होगा वो वाइब्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होगा, एंड इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव फास्टर। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फास्ट मूव करेगा तो इट विल कोलाइड वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी फास्ट। मतलब जो ना 0.01 सेकंड में कोलाइड होना था, वो कोलाइड होगा 0.001 सेकंड में ही कोलाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गया। जो टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हो कि अगर ना टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाउ की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया आपने, तो और यहां पे भी टाउ की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पॉइंट हमको ये समझना है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल चेंज, दैट विल इंक्रीज। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमें समझना है इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, इसका डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले वगैरह इंपॉर्टेंट है। बट तो क्वेश्चन में कैसा होगा कि आप इमेजिन करो कि जैसे ना इनिशियल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया है, आर आई ले लिया है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कब होगा, एट इनिशियल टेम्परेचर। ये मैं इनिशियल वगैरह वर्ड नहीं, आप जैसे भी लेना, आप नोटेशन अपने हिसाब से ले सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। तो मैंने क्या लिया, इनिशियल रेजिस्टेंस है आर आई एट इनिशियल टेम्परेचर टी आई। अब क्या होगा, आपने सिस्टम को हीट किया, हीट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस हो गया चेंज, तो उसको हमने ले लिया है फाइनल रेजिस्टेंस। सो जो फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लिया हमने, क्या लिया, आर एफ ले लिया। अब ये कब होगा, एट फाइनल टेम्परेचर। तो जो फाइनल टेम्परेचर का नोटेशन है वो हमने क्या ले लिया है, टी एफ। गॉट इट? तो अब जैसा हमने यहां पर डिस्कस किया कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा प्लस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह, तो दोनों चीजें ना क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम भी उस तरीके से, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, वही है उसका मतलब। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब हो गया आर एफ माइनस आर आई क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा। करेक्ट ना? तो देयरफॉर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां पे आर एफ माइनस आर आई हो जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसे ना आप इनका क्या कहना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अगर मान लो कोलिजन पहले ही हो रहा था, जैसे 5 कोलिजन हो रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ने से अगर कोलिजन बढ़ा दो 5 से कितना हो जाएगा, 11 या 12 होगा फॉर एग्जाम्पल, और 15 होगा, बट बोल रहे कि पहले से 15 है। तो जब कोलिजन का नंबर ना उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पहले से नंबर ज्यादा है, ऑलरेडी ना ऑब्स्टेकल्स है, तो फिर क्या होगा, थोड़ा से और ऑब्स्टेकल्स बढ़ गए, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा वो पहले के कंपेयर में ज्यादा होगा। जब 5 से 15 जा रहा है, मे बी 15 से ना अब वो 30 नहीं जाएगा, 15 तो हो सकता है शायद वो 80 जाए, 90 जाए, 100 जाए, 150 जाए। अगर मान लो इनिशियल कोलिजन ऑलरेडी 100 था, तो अब जो नया कोलिजन है उसका 4, 5, 6 टाइम हो जाए, हो सकता है वो 800 हो, 900 हो। तो यहां पे क्या कहने का मतलब है कि जो ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, या इन टर्म्स ऑफ कोलिजन अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और ये किसको प्रोपोर्शनल है, ये क्वांटिटी इसको प्रोपोर्शनल है, और यही क्वांटिटी और किसको प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाट
टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। और इस वैल्यू को किसके इक्वल ले लो आप, डेल्टा टी के इक्वल ले लो। तो अभी जो आर एफ माइनस आर आई है, आर आई को भी प्रोपोर्शनल है और ये चेंज इन टेम्परेचर को भी प्रोपोर्शनल है। तो अब इससे आप क्या डिराइव कर सकते हो, आर एफ माइनस आर आई ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर आई के प्रोपोर्शनल है, इंटू डेल्टा टी को भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जैसे आप उसको इक्वेट करोगे आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा है अल्फा, अल्फा ये हो गया आर आई इंटू वॉट, डेल्टा टी। तो अल्फा को हम यहां पे क्या पढ़ते हैं, अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू लेनी है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो अब अगर इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इसको राइज बोलो या इसको बोलो चेंज, तो ये क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, उस टर्म को हम रीड करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस। ये जो अपॉन हो गया ये हो गया पर यूनिट, अपॉन को आप पढ़ोगे पर यूनिट। ये क्या हो गया, आर आई क्या है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आर आई इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज अ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो अभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो या 1 केल्विन से इंक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब 1 डिग्री होना, 1 वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, या तो डिग्री सेल्सियस में या तो केल्विन में। अब इसको अगर हम थोड़ा फोकस करते हैं डिटेल में, तो इसका डिटेल ऐसे देख लो आप कि जब हम इसको डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वेरी सिंपल टॉपिक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर में भी रेजिस्टेंस, तो उनका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, इस इक्वेशन को हम अरेंज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है दिस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको एक आर एफ की वैल्यू ले तो आर आई विल गो दैट साइड, तो आर आई प्लस क्या हो गया, अल्फा हो गया आर आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो आर एफ का वैल्यू होगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस को आप कॉमन ले लो, फिर क्या होगा 1 प्लस ये क्या होगा अल्फा दिस डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ना टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक हिसाब से ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा ही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे बट विल इंक्रीज, ठीक है। सो ये आप ले लिया आपने क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और चीज होता है कि हमको ना रेजिस्टिविटी भी ऑप्टेन करनी है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि हमने फॉर्मूला लिया था, क्या फॉर्मूला है, रो इंटू एल बाय ए होता है ना, और यहां पे भी क्या होगा रो इंटू एल बाय ए, बाकी वैल्यूज वही की वही रहेगी। ये क्या है 1 है प्लस है, ये अल्फा है इंटू क्या है डेल्टा टी है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टिविटी क्या है फाइनल हो गया, और ये रेजिस्टिविटी क्या हो गया इनिशियल हो गया, बराबर। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में आपका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। हमने पहले डिस्कस किया रेजिस्टिविटी विल चेंज इफ टेम्परेचर विल चेंज, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी बट लेंथ और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यू गेट इट एज फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये इक्वेशनल है, इट्स अ इक्वेशन टू शो दैट रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज द इक्वेशन टू शो दैट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने से।
इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। अब हम आ जाते हैं ना कुछ कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस पे कि हमें डिस्कस करना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कैसे ग्राफ बनेगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का। किसके लिए डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर के लिए, दैट इज मेटल, सेमीकंडक्टर, और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अलॉय के लिए। अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही डीपली एनालाइज करने वाली बातें हैं। आपको बहुत लॉजिकली सोचना है, उसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अभी हमने जो यहां पे डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ना, एक कंडक्टर आपने ले लिया है, उसके ऊपर आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हो तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहेगी। उसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर है वो चेंज नहीं होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चेंज नहीं होगा। दो वैल्यूज है जो चेंज हो सकते हैं, नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो अब क्या होता है कि हमने ये कंडीशन और ये हमने ये फॉर्मूला है, तो ये तीन फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट है इन चीजों को डिस्कस करने में। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स। यहां पे क्या होगा, हमने डेल्टा टी एरो ऊपर दिया, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जैसे हमने जनरली डिस्कस किया ना, नंबर डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब के अंदर, पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना, या 1 मीटर क्यूब ले लो, ये जो भी जरूरत है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब उसमें कवर हो गया 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना। यहां पे हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो 10⁻29 होता है। ठीक है, अब ना कंडीशन ये है कि जब ना आप उसको हीट करते हो तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि जैसे अभी ये कोई कंडक्टर है, बराबर, इस कंडक्टर को ना हमने टेम्परेचर दिया, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है कि ना 29, तो रफली है ना, कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिला है हमको। ठीक है, हो सकता है ये पर्टिकुलर जो एटम है इसने ना अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं किया अभी तक। हो सकता है कि उसको जो थर्मल एनर्जी मिला है बिकॉज ऑफ पोजीशन और कंडीशन जो भी होगा, जो भी एनर्जी मिला है बाकी एटम्स ने शेयर किया है और उनका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो नंबर डेंसिटी है ना वो क्या होगा, थोड़ा सा वेरी हो सकता है, नॉट वेरी हाई बट वेरी लिटिल। तो स्टार्टिंग में 10⁻29 है। अभी जो है ना n की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अभी जो n की वैल्यू होगी ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है, कब इंक्रीज होगा? जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से n की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आपको यहां पे बताना है, तो ये जो n होगा ना, ये जो इंक्रीज है ना वो कैसा होगा, ये नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा, ये नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा, और इसको आप बोल सकते हो इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसको हम नोटिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो उसको, लेकिन फिर भी अगर n की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई रहेगी तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, करेक्ट ना। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। फॉर्मूले को ध्यान से देखो रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी और n, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। बट अगर आपने यहां पे चीजों को इग्नोर किया है तो ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और ये होगा, ये भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा और इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो पहले कोई ना कोई कोलिजन्स तो हो ही रहा होगा ना, तभी तो इसके पास रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ना नंबर ऑफ कोलिजन्स को क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गया, तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा तो जल्दी कोलाइड होने लगेंगे, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये पर्टिकुलर पार्ट नेग्लेक्ट हो गया तो अब जो इफेक्ट में हुआ ये होगा, बराबर। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना, वी हैव टू प्लॉट ग्राफ। तो अब ग्राफ में ना मैं दोनों चीजों को एक साथ में ले लेता हूं, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह को एक साथ में कंसीडर करके चलेंगे तो बेहतर है। सी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ना इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ, ये ग्राफ वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ले लो। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया और रेजिस्टिविटी, यूनिट आपके ऊपर है, लेना है तो जो टर्म होगा उसका यूनिट ले लेना। सो ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि अप टू सर्टेन टेम्परेचर ये क्या होता है, ये लिनियर दिस पैटर्न दिखाता है।
उसके बाद क्या होता है कि ये शो करता है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट ना फॉर सम मेटल्स और कंडक्टर्स ग्राफ इज लीनियर, जिसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली एंड रेजिस्टिविटी increases linearly, ठीक है। For some metals graph is linear up to 500 Kelvin। 500 Kelvin के बाद वो क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। तो अब ऐसा कंपल्सरी है कि सबसे पहले ये रूम टेम्परेचर से लेके 500 Kelvin, रूम टेम्परेचर टू 500 Kelvin, ये जो ग्राफ है ना रूम टेम्परेचर के आगे हम प्लॉट कर रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव में नहीं जाना है। रूम टेम्परेचर लाइक ना 20-25 डिग्री सेल्सियस के बाद से हम प्लॉट करें तो ऐसा क्राइटेरिया हमको मिलता है। अब एक और पॉइंट है कि कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स, जैसे ना एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, बिकम नॉन लीनियर एट वेरी लो टेम्परेचर, बिकम नॉन एट लो टेम्परेचर, वेरी तो नहीं यूज करेंगे, बेटर होगा एट लो टेम्परेचर। तो ये क्या ना 500 केल्विन वगैरह तक का ना इतना ज्यादा दूर तक का भी वेट नहीं करते, उसके पहले वो क्या हो जाते हैं, नॉन लीनियर हो जाते हैं। अब इस पॉइंट से ना एक और चीज जो हमें समझना है वो यहाँ पे अल्फा वाली बात। अल्फा क्या होगा ना, यहाँ पे इस केस के लिए जो अल्फा है ना ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा क्यों पॉजिटिव होगा वो समझ लेते हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आर एफ और आर आई के वैल्यू में अगर रिलेशन देखोगे तो इस तरह से होगा। तो आर एफ माइनस आर आई अगर हुआ तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स एंड मेटल्स विल बी व्हाट, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट्स बहुत क्लियर है। तो जो अब तक मैंने समझा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम के वजह से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, ये कंसिडरेबल कंडीशन है। बट अगर आप नंबर डेंसिटी लेते हो तो ये जो होता है नेग्लिजिबल ग्रोथ होता है उसमें, इसके लिए इनसिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो डिक्रीज होगा उसको आप कंसिडर नहीं करते हो। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ में क्या मिला आपको कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अप टू सर्टेन टेम्परेचर, देन इट विल शो नॉन लीनियर ग्रोथ, ठीक है। और ना कॉपर एल्यूमिनियम में क्या है, वेरी लो टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है कि ये नॉन लीनियर हो जाता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस केस में, मेटल्स के और कंडक्टर के केस में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आर एफ इज ग्रेटर देन आर आई, इस वजह से आपको पॉजिटिव मिलता है वैल्यू। अब हमें स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बहुत ध्यान से देखना, जब हम सेमीकंडक्टर लेते हैं ना, चार्ज करंट कैरियर्स, अगर आपको याद होगा तो करंट कैरियर्स में हमने क्या लिया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हमने क्या लिया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा था वो होता है होल्स, ठीक है। तो हम ना यहां पे क्या है, किसी एक ही टर्म पे फोकस करें, क्योंकि दोनों का नंबर ना जब भी जनरेट होते हैं तभी सेम हो जाता है मोस्टली, या अगर सेम नहीं भी होगा तो भी हमारा फिलहाल अंडरस्टैंड करने के साथ हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर अवेलेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स के बारे में पता नहीं है तो हम उसके ऊपर ही फोकस करके करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हमने लिया, तो क्या होता है ना कि सेमीकंडक्टर होता है ना, इनिशियली बिहेव्स एज अ इंसुलेटर, इनिशियली, सो एट इनिशियल स्टेज बिहेव्स एज इंसुलेटर, बट कभी ये इंसुलेटर तब बिहेव करेगा एट वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तब। तो अगर बहुत लो टेम्परेचर है ना तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना दैट विल बी व्हाट, वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। ऐसा इमेजिन कर लो जैसे अब इसके अंदर भी कंडीशन, ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है, बट अब उसमें क्या होता है, हम ना कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योर कुछ मटेरियल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये नंबर डेंसिटी है ना एकदम स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब थोड़ा नंबर रहेगा बट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट मैं प्योर सेमीकंडक्टर के हिसाब से लूंगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। बट अगर आपने इंप्योरिटी ऐड करके है तो नंबर डेंसिटी जीरो नहीं होगा, बट नंबर डेंसिटी तो यहां पे क्या होगा, तो इनिशियली ये जीरो है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना नंबर डेंसिटी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो ये क्या होता है, यहां पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंप्योरिटी एडेड so that n increases
रैपिडली ड्यू टू रैपिडली, और ये ब्रैकेट में क्या होगा ना, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंट ये होगा, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, इंक्रीजेस रैपिडली और एक्सपोनेंशियली ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये बहुत रैपिडली और एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कभी वो जीरो या बहुत क्लोज टू नेग्लिजिबल अमाउंट में था, एन जीरो ले लो या आप इसको ले लो नेग्लिजिबल, दैट इज द बेटर वर्ड। सो ये नंबर डेंसिटी स्टार्टिंग में क्या था, नेग्लिजिबल नंबर में था, बट जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर डेंसिटीज क्या हो गए, वो बढ़ गए, क्योंकि आपने इंप्योरिटी ऐड किया। इंप्योरिटी ऐड करने से ऐसा कंडीशन होता है कि आपको जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा नंबर डेंसिटीज क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब नंबर डेंसिटीज बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, अगर n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो r का वैल्यू डिक्रीज होगा, n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रो का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो वी फाउंड कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो रेजिस्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो होता है होता है सिग्निफिकेंट, मतलब इसको आप नोटिस करोगे, इसको आप ना इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब रिलैक्सेशन टाइम पे आ जाते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम का स्टोरी वही होगा, नंबर ऑफ कोलिजन होगा ना वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज होगा, और उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर आप इफेक्टिवली देखते हो तो दिस वन इज इन मोर इफेक्ट इन कंपेयर टू दिस कंडीशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना ये नेग्लिजिबल नंबर से ना एक कंसिडरेबल नंबर तक पहुंच रहा है, इट इज मोर इफेक्टिव। और ये क्या होता है, यहां पे तो ऑलरेडी कोलिजन हो ही गए होंगे, बट जब भी कंपेयर करते हो तो दिस इज मोर इफेक्टिव। उस वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को, बराबर। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसका ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, रेजिस्टिविटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का प्लॉट करते हो ग्राफ, तो ये क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, इट विल शो डिक्रीज। बात समझ में आई। तो एक और चीज देख सकते हो, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस से क्या होगा, लेस होगा, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन फाइनल रेजिस्टेंस, करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अल्फा है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस decreases in case of semiconductor and temperature coefficient will be negative. The reason is very simple. अगर relaxation time की वजह से जो resistance में growth होगा that will be comparably neglected or will be smaller in compared to change in the number density of electron or number density of current carriers due to increase in temperature. Okay, with semiconductor only just I will give you some additional point. तो जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब लिक्विड और फिर गैस के अंदर जो कंडक्टिविटी है, अगर उनको हम डिस्कस करते हैं तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज वेरी सिमिलर टू सेमीकंडक्टर। ये तीनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होगी। तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सेम कंडीशन होगा, गैस में भी सेम कंडीशन होगा। तो क्या होता है कि जैसे ना स्टार्टिंग में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में या लिक्विड में, जब भी आपने करंट फ्लो नहीं कराया तो इन बिगिनिंग क्या होता है कि कोई कंडक्टिविटी नहीं है, बिकॉज आयंस आर नॉट अवेलेबल। जैसे आयंस का नंबर बढ़ता है ना, वो होता है एन के वजह से। मतलब यहां पे भी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स में और गैस में दोनों केस में क्या होगा कि ये जो होते हैं सिस्टम वो एन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी जितना ज्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया है या जितना ज्यादा टेम्परेचर उसको गेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को जितना ज्यादा टेम्परेचर गेन होगा उतना ज्यादा करंट कैरियर्स जनरेट होंगे और एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम थिंग फॉर द गैस, इन बिगिनिंग गैस बिहेव्स एज इंसुलेटर, जैसा हमने पहले किया हुआ है, और फिर बाद में कैसा होता है कंडक्टिंग, वेरी हाई पोटेंशियल पे विल स्टार्ट कंडक्टिंग एंड ऑल। तो ये होता है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैस के केस में। जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा नेगेटिव साइन। एक और चीज मुझे बताना था कि जब हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिया था, रो एफ इज इक्वल टू रो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो रो वाले फॉर्मूले में, मतलब रेजिस्टिव वाले फॉर्मूले में अल्फा को हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, नॉट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अलॉय।
अलॉय डिस्कस करने से पहले ना कुछ चीजें आपको समझना है कि अलॉय क्या होता है। अलॉय इज द कंपोजिशन या ये मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का, ठीक है, मेटालिक एलिमेंट जो भी। तो अभी ये क्या होगा, यहां पे हमने क्या किया, जैसे कि कुछ अलॉय है जिसका नाम है डिस्कस करना। तो एक है नाइक्रोम, निक्रोम, जो भी आपको रीड करना है, और जो दूसरा है ये है मैंगनीन, ठीक है। ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर ये मिल जाएगा, वो किसी और चैप्टर का है, बट डिस्कस कर लेता हूं मैं थोड़ी देर में। कॉन्स्टेंटन, ठीक है, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। तो अभी नाइक्रोम जो होता है ना, नाइक्रोम अगर हम डिस्कस करते हैं तो नाइक्रोम क्या होता है ना, जो इसमें कौन कौन से हम एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो ये होता है 80% निकेल होता है इसमें, 80% निकेल होता है, और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। इसमें थोड़ा बहुत ना लेवल कॉपर का भी होता है, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो वो नहीं लिखेंगे, चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़े परसेंटेज अप एंड डाउन हो गए, कॉपर को भी ऐड कर सकते हो आप। और जो सेकंड हो गया मैंगनीन। मैंगनीन में क्या होगा, 84% कॉपर होगा, 12% मैंगनीज होगा। 84% क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। 12% क्या होगा, ये मैंगनीज होगा, मैंगनीज, और 4% क्या होगा, निकेल होगा। 4% होता है निकेल का, ठीक है। अब जो कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन में क्या करना है हमें, कॉन्स्टेंटन में 60% कॉपर होता है और 40% होगा आपका निकेल। 60% कॉपर होगा एंड 40% आपका निकेल होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है ना, ये कॉम्पोजिशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है कि कॉम्पोजिशन इस तरह से होता है ना कि जो कोई एक होगा जो ना नंबर डेंसिटीज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कोई होगा जो नंबर डेंसिटीज को डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो होता है ना, नंबर डेंसिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिलैक्सेशन टाइम वगैरह भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा ही रह जाता है, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, सो इन दिस केस क्या होता है, रेजिस्टेंस डज नॉट शो appreciable change due to change in temperature, ठीक है। मतलब चेंज होगा, बहुत माइन्यूट चेंज होगा, वेरी स्मॉल चेंज। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चीजें शायद थोड़ी क्लियर हो जाए आपको कि इस ग्राफ में ये पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ प्लॉट करने से पहले अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ले रहा हूं यहाँ पे टेम्परेचर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अलॉय के केस में होता है, अलॉय के केस में क्या होता है, हमने लिया रेजिस्टिविटी ले लेंगे, हम कंडक्टिविटी ले रहे हैं, और ये रेजिस्टिविटी वाला, ये रेजिस्टिविटी का है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है कि इस केस में अगर आपने लिया तो ये वैल्यू क्या होगा ना, ये हाई होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है ना कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल, ये ना बहुत स्मॉल होता है। तो अलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, अलॉय का क्या होता है कि ना आपने कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना वो स्पॉइल, मतलब जो उसका ना प्रॉपर्टी होता है वो स्पॉइल ही होता है, मतलब इट कांट बी स्पॉइल बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ऑल। आप उसको वापस से यूज कर सकते हो, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो इस वजह से हम अलॉय को यूज करते हैं। तो अब ये ग्राफ में क्या हो गया कि ग्राफ में, तो और दूसरी चीज क्या होगा, रेजिस्टिविटी वेरी हाई, तो रूम टेम्परेचर पे भी ना ये चीजें बहुत बड़ी होती है। तो जैसा मैंने बताया, रूम टेम्परेचर से लेकर 500 केल्विन के आसपास तक हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं इस केस में, जो तीनों केस लिए थे। तो अब क्या होता है, रेजिस्टिविटी पहले से ऑलरेडी है, तो जब आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाता है, ऑलमोस्ट लिनियर टाइप में होता है, बट इस तरह से। तो इसकी प्रॉपर्टी और ना कॉपर की जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट सेम है। जो ग्राफ का पैटर्न है इज वेरी कॉमन। कुछ टेम्परेचर तक आपको समझ में नहीं आता है कि ये ना मेटल का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं या अलॉय का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि दोनों का ग्राफ ना लीनियर ही मिलता है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि ना दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा टास्क होता है कि जो मेटल होगा और कंडक्टर होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी या उसका जो रेजिस्टेंस होगा बहुत लो होगा एट रूम टेम्परेचर, बट अलॉय और अलॉय के लिए जो होगा वो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दैट विल बी वेरी हाई, वेरी क्लोज टू रूम टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना दैट विल बी वेरी स्मॉल, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा बट पॉजिटिव होगा, बट वेरी स्मॉल इन दिस केस।
सो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपोनेंट एक कंपोजिशन की वजह से ही जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कोई वैल्यू वो थोड़ा ज्यादा है, उसकी वजह से कंडक्टिविटी या तो ज्यादा होगी, ठीक है, और आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये जो कंडीशन है नॉट ओनली फॉर द रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम कंडीशन मिलेगा। सो जैसा आपने रेजिस्टेंस के लिए लिया है वही कंडीशन आप रेजिस्टिविटी के लिए भी ले सकते हो। तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो डज नॉट शो एप्रिशिएबल चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। सो अगर आप ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, बिकॉज ऑफ सम रीजन टेम्परेचर चेंजिंग रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। अगर आपको पता होगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो जब भी करंट फ्लो होता है I स्क्वायर RT फॉर्मूले की वजह से क्या होता है कि हीट एनर्जी जनरेट होती है। सो वो हीट एनर्जी की वजह से भी हो सकता है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। बट जब भी हम ना लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसे कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं जहां पे हो सकता है शायद पहले रीडिंग मैंने अभी लिया है, बीच में इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ी देर बाद में अगर लेता हूं तो मेरा रीडिंग उसके आसपास ही आना चाहिए। सो ऐसे केसेस में आई नीड टू यूज सच अ वायर जिसका ना रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। या कभी कभी क्या होता है, मैंने फर्स्ट रीडिंग लेके मैंने कैलकुलेशन किया, सेकंड रीडिंग ली फिर कैलकुलेशन किया, थर्ड रीडिंग ली फिर कैलकुलेशन किया। सो आई विल कीप द डिवाइस ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रीडिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए। बट अगर मैं अलॉय यूज करता हूं दैट इज ऑफ नाइक्रोम मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रीडिंग में, आपका आंसर वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर में जहां पे है डिवाइस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, तो उसमें हम ना इन्हीं वायर्स को यूज करते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन होता है ना, व्हाई डू वी यूज नाइक्रोम मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। तो कंडीशन बहुत सिंपल सा होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस रेजिस्टेंस एंड दिस वन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल नॉट बी अफेक्टेड, या अगर अफेक्ट होगा भी तो ये क्या होगा, द चेंज विल नॉट बी वेरी अप्रिशिएबल। इज दैट क्लियर? वो बहुत ज्यादा डिफरेंस से नहीं होगा, इट विल बी वेरी माइन्यूट और वेरी स्मॉल। अब एक और बात जो मुझे बताना है यहां पे कि अगर हमने अल्फा की वैल्यू ली है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, तो अल्फा हमने किसके लिए लिया था, अल्फा वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल और कंडक्टर, फिर दूसरा जो है सेमी कंडक्टर, एंड द थर्ड वन जो अभी यहां के लिए है दैट इज व्हाट, अलॉय। तो जो मेटल के केस में है अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि फॉर्मूला जो हमने लिया है अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इंटू डेल्टा टी। इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप फोकस करो। यहां पे क्या हो गया कि आर एफ ग्रेटर देन आर आई है, जो मैंने इस टॉपिक के टाइम पे डिस्कस किया था कि आर एफ ग्रेटर देन आर आई होगा तो ये डिफरेंस आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, और यहां पे सेमीकंडक्टर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहां पे आर आई इज ग्रेटर देन आर एफ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन, तो स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अलॉय के केस में ये वैल्यू क्या होगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ दिस अल्फा इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई यू कैन से दिस चेंज इज वेरी स्मॉल and does not affect R and rho. Now we will solve numerical based on resistance due to change in temperature. So अब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में जो वैल्यूज है ना वो मैंने थोड़ा सा बदल दिया है बिकॉज होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो काफी डेसिमल वगैरह में, तो कैलकुलेशन बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, दैट आई डोंट वांट। हमें मेन कॉन्सेप्ट लर्न करना है। तो वंस अगेन आई रिपीट कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने वैल्यूज को बदल दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने तो पहले देख लिया, और डेल्टा टी का वैल्यू टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम ब्रैकेट में एन अलॉय ऑफ नेग्लिजिबल एन अलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम एज यू कैन सी क्वेश्चन फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 70 ohm.
मतलब ना इनिशियल जो टेम्परेचर है ना वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, और उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 70 ओम है। ये इनिशियल वैल्यू हो गया, ठीक है। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, टोस्टर को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.5 एम्पियर। तो जो करंट है ना 2.5 एम्पियर पहुंचने के बाद वो क्या हो गया, सेटल हो गया। तो फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कि ये जो पहले कंडीशन है 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ये था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और ये इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से पता है क्या कि टेम्परेचर ना चेंज होगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल चेंज क्या आई, वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, आपको पता होगा। तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ये ना रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना, तो ये आपको देगा फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस इसके हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, मतलब पहले टेम्परेचर ये है, इस रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए ये पर्टिकुलर जो सेट है वो कितना टेम्परेचर देगा आपको, तो वो हो गया टेम्परेचर फाइनल, ठीक है। और क्या बोल रहा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज, तो मतलब जो अल्फा का वैल्यू इन्होंने दिया वो कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहला मेरा टास्क है आरएफ की वैल्यू निकालना। तो आरएफ की वैल्यू के लिए क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल अक्रॉस द एंड अपॉन करंट। तो पोटेंशियल अक्रॉस द एंड कितना है 220 है, और कितना होगा 2.5, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2200 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 8 जा क्या होगा 200 होगा, फिर अगेन 25 8 जा 200, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 88 ओम, ठीक है। ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस, गॉट इट। अब मैं फॉर्मूले के साथ आपको क्या निकालना, टीएफ निकालना है। टीएफ निकालने के पहले तो हम डेल्टा टी निकालेंगे ना, फिर बाद में टीएफ निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को आप वहां ले लो, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई हो गया अपॉन क्या हो गया ये आर आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो अब डेल्टा टी, आर एफ की वैल्यू कितनी है, वो से वैल्यू आर एफ, तो फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 88, और आर इनिशियल की वैल्यू कितनी है 70 ओम है। अब आर इनिशियल का वैल्यू 70 है इनटू अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अपॉन ये 70 हो गया इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये 18, इसको कैंसिल करेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 कैंसिलेशन, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गया, है ना। सो ये 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू होगा 7 1 जा 4 जा 2 जा 8 जा 0.5, ठीक है। ये क्या होगा डिग्री सेल्सियस, बराबर। ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। पर चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमको पता है, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, वो है टी एफ माइनस टी आई इक्वल टू कितना है 1428.5, गॉट इट। अब क्या करना है, टी एफ टी आई का वैल्यू कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 1428.5, तो टी एफ का वैल्यू क्या होगा, इट विल गो दैट साइड एंड विल ऐड, ये 0.5 हो गया 7 एंड ये क्या होगा 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, ये 41 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना होगा 1455.5 डिग्री सेल्सियस। This question is also NCERT question. As I changed values in previous question, इस question में मैंने values change कर दिया, बाकी पूरा question वैसे का वैसा ही है, ठीक है। NCERT question है ये। Question में क्या दिया है, the resistance of a platinum wire of a platinum resistance thermometer at a ice point is 5 ohm and at steam point is 5.5 ohm। मतलब आइस पॉइंट पे मतलब कि T इनिशियल होगा, आइस पॉइंट इन द सेंस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा इनिशियल होगा, तो आर इनिशियल का वैल्यू कितना है 5 ओम, 5 ओम, एंड एट अ स्टीम पॉइंट इज 5.5 ओम।
मतलब स्टीम पॉइंट मतलब इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर इज 5.5 ओम, और उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा स्टीम पॉइंट बोला, स्टीम पॉइंट इन द सेंस 100 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 5.9 ओम, 5.5 ओम हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, when the thermometer is inserted in a hot bath the resistance of platinum wire is 5.9 ohm, मतलब अब पूरे सेटअप को उठा के ना किसी और सिस्टम में डाल दिया, किसी और टेम्परेचर में, और जो अब उसका जो नया रेजिस्टेंस को मैंने RF डैश ले लिया, ये नया फाइनल, ये इनिशियल के कंपेयर में ये दूसरा फाइनल हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गया 5.9 ओम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो मतलब इस टेम्परेचर को मैं TF डैश ले लेता हूं, एक क्वेश्चन मार्क। जब भी मैं इक्वेशन बनाऊंगा आई विल मेक विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट, इसके लिए ऐसे और फिर यहां पे ऐसे, गॉट इट। सो एक ही चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, तो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो पहला केस है ना, फर्स्ट केस, लिया है फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो फर्स्ट केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होगा RF माइनस RI अपॉन क्या होगा ये RI इंटू वॉट, डेल्टा T, करेक्ट। तो डेल्टा T की जगह मैं भी ना ऐसे लिख देता हूं, TF माइनस वॉट TI। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, RF का वैल्यू क्या है 5.5 है, RI का वैल्यू 5 है, RI का वैल्यू यहां पे 5 हो गया, इंटू ये कितना आ गया 100 माइनस 0, तो फाइनली अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ठीक है, या एक्चुअल में 500 हो गया, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, गॉट इट। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट का क्या क्राइटेरिया, व्हेन वी आर सॉल्विंग फॉर द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में यू कैन सी कि टेम्परेचर अभी ना TF डैश और जो नया रेजिस्टेंस का RF डैश हो जाएगा, तो ये सेकेंड केस। सेकेंड केस में अल्फा का वैल्यू सेम होगा, ये होगा RF डैश माइनस RI अपॉन क्या होगा TF डैश माइनस TI, गॉट इट। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू RF डैश की वैल्यू कितनी होगी, अभी जो नया रेजिस्टेंस है हॉट बाथ के अंदर डालने के बाद वो हो गया 5.9 हो गया, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो 5 है, अपॉन क्या होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये TF माइनस क्या होगा TF डैश माइनस क्या होगा 0 हो गया, गॉट इट। तो ये क्या होगा, अल्फा का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन 5 इंटू क्या होगा TF डैश हो गया। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2, गॉट इट। आपको फाइंड आउट है दोनों केस में अल्फा की वैल्यू सेम है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, आपको मिलेगा 0.5 अपॉन क्या होगा ये 500 हो गया, इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 5 इंटू TF डैश, ये 5 कैंसिल होगा क्या होगा 100 हो गया, बराबर। तो TF डैश को यहां पे ले लो, TF डैश इज इक्वल टू ये 0.9 इंटू क्या होगा 100 हो गया, अपॉन क्या होगा 0.5, ठीक है। तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 0.9, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा अपॉन 0.5। अगर प्रॉपर्ली लेंगे तो 10 10 से मल्टीप्लाई करते तो 900 अपॉन 5 कैंसिल होगा क्या होगा 1 अपॉन 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये होगा TF डैश की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री सेल्सियस। तो जो हॉट बाथ है उसका टेम्परेचर कितना होगा 180 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। सो अब तक जो हमने किया था ना आज वाले ये वीडियो लेक्चर में भी हमने मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें की है, ठीक है, और कुछ चीजें थी जो आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में करा हुआ है, बट यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी लर्न किया, ठीक है। तो जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अब तक समझा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड हो गया डायमेंशन, डायमेंशन में लेंथ एंड एरिया, जिसकी वजह से R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A मिलेगा, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले में क्या होगा RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जो दूसरी पॉइंट थी हमने लर्न किया था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, डायमेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है। देन वी प्लॉटेड ग्राफ फॉर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर द मेटल and then semiconductor and then alloy. Just you need to understand जो प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर के लिए होगा वही प्रॉपर्टी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मिलेगा, वही प्रॉपर्टी आपको गैस के लिए मिलेगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच. सो यू नीड टू डू लिटिल प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा. वंस अगेन थैंक यू.